मैं हूं सूरज और वर्मा जीएसजीके पर हमारा मिशन है केमिस्ट्री को रटना नहीं समझाना। यहाँ हम पढ़ेंगे वही जो एग्जाम में आएगा। मुश्किल से मुश्किल जो भी टॉपिक है उसको आसान भाषा में और स्मार्ट ट्रिक्स के और इंटरैक्टिव वे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इस बार केमिस्ट्री को डर से ख़त्म करते हैं और जीत की तैयारी नए साल में शुरू करते हैं। ठीक है, वेलकम टू द वर्मा जीएसजीके एंड ये होने वाला है आपका केमिस्ट्री का क्लास। तो केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहला चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं वो होगा हमारा कौन सा चैप्टर? स्टेट एंड इट्स मैटर। कौन सा चैप्टर होगा? हम लोग आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्टेट एंड इट्स मैटर, सॉरी उल्टा लिख रहे हैं, मैटर एंड इट्स स्टेट्स मैटर एंड इट्स स्टेट। ठीक है, ये चीज़ को देखेंगे, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से इंटरैक्टिव वे में समझेंगे, जिससे हम लोगों को किसी भी चीज़ को रटना नहीं पड़े। हम लोग रटते हैं एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी एग्जाम हो, रेलवे हो, है ना, बीपीएससी, चाहे स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए रटना नहीं है। हम लोग को दिमाग में रखना, वो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। दैट्स वाई हम इस टाइप के पिक्चर्स को आपके सामने रखते हैं, ताकि आप थोड़ा सा विजुअलाइज भी करो, ताकि आपको पूरा का पूरा चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और दिमाग में रहे। क्योंकि दिमाग जो है ना हमारा टेक्स्ट से ज़्यादा पिक्चर्स को पकड़ता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, टेक्स्ट से ज़्यादा पिक्चर्स। तो हर एक चीज़ को, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो ना, उसको एज अ पिक्चर अगर आप दिमाग में मतलब डालने का कोशिश करो तो आपके लिए वो काफ़ी आसान हो जाएगा और वो हमेशा आपके कॉन्शियस माइंड में रहेगा, आप कभी भूलोगे ही नहीं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर हमारा है मैटर एंड इट्स स्टेट। अब बात करते हैं मैटर का। मैटर एक्चुअली है क्या? जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ थिंग्स which with different shapes, size and texture. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. दुनिया, पूरा यूनिवर्स, आप पूरा का पूरा यूनिवर्स उठा लो, एक छोटा से छोटा पानी का ड्रॉप उठा लो, हर एक चीज़ मैटर से बना हुआ है। हर एक चीज़ क्या है? मैटर से बना हुआ है ना। तो फ्रॉम स्टार्स एंड प्लैनेट्स टू ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इज ऑल अबाउट मैटर। ये पूरा का पूरा चीज़, हर एक चीज़, एक एक चीज़ आप उठा लो, जो छोटा से छोटा चीज़ आप जो जानते हो वो, और जो बड़ा से बड़ा चीज़ आप देखना चाहते हो और जो देखे भी होगा, चाहे नहीं देख पाओ, इमेजिन कर रहे हो, वो हर एक चीज़ क्या चीज़ से बना हुआ है? मैटर से बना हुआ है। चाहे आप स्टोन उठा लो, क्लाउड्स उठा लो, फूड, स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब कुछ, सब क्या चीज़ से है? मैटर से बना हुआ है। ठीक है, अब ये मैटर एक्चुअली है क्या? तो साइंटिस्ट ना इसको एक डिफाइन किया अलग तरीके से, अपने हिसाब से। ऑब्वियस है कि साइंटिस्ट जो होगा ना वो अपना साइंटिफिक डेफिनेशन लगाएगा। तो मैटर को डिफाइन करने के लिए क्या क्या बोला? वो बोला कि वैसा चीज़ जिसमें मास हो एंड इट कैन हैव फिजिकल रेजिस्टेंस एंड इनर्शिया। अब मास होगा तो उसमें फिजिकल रेजिस्टेंस भी आएगा, वो होल्ड करेगा अपने आप को, अपने शेप को, अपने साइज को होल्ड करने का कोशिश करेगा। इनर्शिया होगा, क्योंकि इनर्शिया मास से रिलेट कर जाता है, तो इनर्शिया भी होगा, है ना। और फिर जिसको हम लोग अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू फील कर सकते हैं, जिसमें वॉल्यूम होगा, ये सब चीज है ना। क्या क्या आया भाई? तो जिसमें मास होगा, जिसमें वॉल्यूम बोले तो स्पेस होगा, जो फिजिकल रेजिस्टेंस शो करता हो, जो इनर्शिया दिखाता हो, इनर्शिया शो करता हो, और जिसको हम लोग प्रिसीड कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ध्यान में रखना। हो गया ये। कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी आता है। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इनटू 5 बेसिक एलिमेंट्स। 5 बेसिक एलिमेंट्स बोला गया था, मतलब पहले के टाइम में लोग जानते थे कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंचतत्व। पंचतत्व क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ भाई? तो एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई है और वाटर है, ये 5 तत्व। और लोगों का ये बिलीव था कि हर एक चीज़, दुनिया का हर एक चीज़ यही 5 एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। दे बिलीव्ड इन एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। तो पंच तत्व वाला हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी आपको थोड़ा याद ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। चलिए अब थोड़ा बात करते हैं मैटर्स के पार्टिकल्स के बारे में। तो मैटर्स के पार्टिकल्स को अगर जूम इन करते हैं, है ना, तो 4 कोर ट्रुथ सामने आता है, 4 ट्रुथ सामने आता है मैटर्स पार्टिकल के बारे में। क्या क्या आता है भाई? चलो ऐसा समझ लेते हैं। तो ये चीज़ एक तरीके का, ये जो हम लोग ट्रुथ के बारे में जो जान रहे हैं ना, वो एक्चुअली क्या हो गया ना, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। मैटर कैसा बिहेव करता है, कैसा गुण होता है उसका, है ना। सबसे पहला हो गया मेड ऑफ पार्टिकल्स। सबसे पहला क्या हो गया? मेड ऑफ पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स से बना हुआ जितना भी मैटर है वो सब, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरियस स्मॉल पार्टिकल्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हमारे इमेजिनेशन से बहुत आगे, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल्स जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, उससे छोटा छोटा पार्टिकल्स भी पार्टिकल से बना हुआ है पूरा का पूरा हमारा मैटर। तो ये ध्यान में आपको रखना होगा, दैट इज द फर्स्ट, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। सेकेंड नंबर,
हैव अ स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो मैटर है उसके बीच में जो पार्टिकल्स है ना उसके बीच में कुछ ना कुछ स्पेसेस है, कुछ ना कुछ क्या है, स्पेसेस है, दैट इज नोन एज द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ध्यान में रखिएगा। तो यानी कि मॉलिक्यूल्स, यानी कि क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होगा, स्पेस बिटवीन देम, और वो स्पेसेस को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। द पार्टिकल्स हैव स्पेसेस इन बिटवीन देम। तीसरा है कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स जो होता है ना किसी भी मैटर में कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा होता है ना, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग पोसेसिंग काइनेटिक एनर्जी। और जहां मूवमेंट का बात आता है तो वहां हम लोग काइनेटिक एनर्जी को छोड़ नहीं सकते हैं, उसको पकड़ के चलना पड़ेगा। तो जहां मूवमेंट आया वहां काइनेटिक एनर्जी भी आया। अब बात उठता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर को राइज करते हैं स्पीड बढ़ जाता है, और स्पीड इंक्रीजेज एंड सो डज काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज कर जाता है। जैसे हम लोग देखते होंगे बर्तन में कोई भी चीज़ गर्म करते हैं, पानी को आप गौर से देखिएगा, जब गर्म करते हैं ना तो उसका पार्टिकल्स यानी कि पानी में ना मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। वो आप किसी भी चीज़ में डाल के देख सकते हो, जैसे पानी में आप डाल दीजिए कुछ ऐसा चीज़ जो मूवमेंट करे, चाहे पेपर डाल दीजिए छोटा, देखिए वो मूव करता है। तो वो मूव करने का मतलब क्या है, जैसे टेम्परेचर उसको मिला ना तो उसके अंदर का जो पार्टिकल जो है ना उसमें ना काइनेटिक एनर्जी का मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जिसके वजह से क्या हो जाता है ना, वो तेज़ी से मूव करने लग जाता है। तो ये ध्यान में रखना होगा कि कॉन्टिन्यूसली मूविंग कर रहा है कौन सा पार्टिकल्स, मैटर का जितना भी पार्टिकल्स होता है, जो भी पार्टिकल्स होता है ना वो सब कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा होता है। वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, कि टेम्परेचर बढ़ा तो ठीक है, टेम्परेचर घटा तो भी कम हो गए चलेगा। 4 नंबर में आते हैं, दैट इज अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बारे में बात करते हैं, जो कि होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, ये जगह तो है बट इस जगह में फोर्स भी है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कीप्स देम टुगेदर, जो एक दूसरे को बनाए रखता है, एक दूसरे को होल्ड करके रखता है ना। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये 4 कोर ट्रूथ सामने आता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में। पहला क्या था, मेड ऑफ पार्टिकल्स, है ना, पार्टिकल से बना हुआ होता है। दूसरा क्या होता है, हैव अ स्पेस बिटवीन देम। तीसरा क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली मूविंग कर रहा होता है उसका पार्टिकल। और चौथा क्या होता है, अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दोनों चीज। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं एटम्स का, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। एक होता है एटम और एक होता है मॉलिक्यूल्स, एक होता है एटम और एक होता है मॉलिक्यूल्स। तो एटम और मॉलिक्यूल्स को एक एक करके समझ लेते हैं। एटम्स क्या हो गया, सिंगल चीज है, यहां पर देखिए, यहां पर दिया हुआ है, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटोमोस। ये एटोमोस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है। एक अंतिम सिचुएशन, अंतिम स्टेज पर पहुंच जाता है, जिसके बाद इसको तोड़ा काटा नहीं जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, है ना, ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज एंड टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब देखो होता क्या है, ये जो एटम जो होता है ना, ये जो भी एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं एक गोल्ड एलिमेंट है, तो गोल्ड का जो प्रॉपर्टी होगा उसके एटम में भी वही सेम प्रॉपर्टी होगा, सेम केमिकल प्रॉपर्टी भी होगा, ऑल इट्स केमिकल प्रॉपर्टी एंड टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। और यही एटम है ना जो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट भी करता है। ध्यान में रखिएगा, यही एटम है जो किसी भी रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, हो सकता है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना करे, हो सकता है किसी के साथ आए, हो सकता है कि ये अकेले भी है, तो इसलिए मे और मे नॉट भी लिखा हो गया। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज ये इसका प्रॉपर्टी एलिमेंट के प्रॉपर्टी से सेम होता है, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आता है। क्यों, क्योंकि कोई, अब मान लीजिए 1 किलो सोना है, अब हम बहुत सबसे छोटा पार्टिकल एटम पर लेवल पर चल गए तो उसका हार्डनेस और उसका हार्डनेस में डिफरेंसेस तो आ ही जाता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ एटम देखा जाए तो बाकी सब जो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं मॉलिक्यूल्स का। अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, जब 2 एटम्स केमिकली बॉन्ड कर जाता है, जुड़ जाता है, मिल जाता है, तो देन वो बन जाता है क्या, मॉलिक्यूल बन जाता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हो जाता है एटम्स के बाद, यानी कि फिर मॉलिक्यूल। और ये क्या हो जाता है, केमिकली कंबाइन करता है ना, दो चीज़ भी मिल सकता है, एक चीज़ भी, एक ही एलिमेंट्स का बहुत सारा मॉलिक्यूल हो सकता है, अलग अलग एलिमेंट्स का भी मॉलिक्यूल तैयार हो सकता है, फिर वो कंपाउंड भी बन जाता है। इसलिए यहां पर लिखा हूं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस डज नॉट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। ये जो होता है ना वो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, पार्टिसिपेट ऑलरेडी पहले कर चुका है कौन, एटम। तो एटम का काम होता है केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करना, ना कि मॉलिक्यूल का काम होता है। तो क्वेश्चन आपसे कहीं से भी कैसे भी पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना है आपको। चलिए, ये तो हो गया। अब बात करते हैं आगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में। अब टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में सबसे पहला चीज आता है होमोमॉलिक्यूल्स। क्या है ये,
होमो मॉलिक्यूल्स, जिसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट के बारे में बात करेंगे, एक सिंगल एलिमेंट के बारे में, जैसे ऑक्सीजन O2 ये दो दो रहेगा हमेशा, H2 हमेशा हाइड्रोजन ऐसे ऐसे रहेगा, है ना, N2 हमेशा ऐसा ऐसा रहेगा। तो ये हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऐसा मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट। अब उसी तरीके से एक होता है हेटेरो मॉलिक्यूल्स, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ अ कंपाउंड। तो सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज इट्स एटॉमिसिटी, यानी कि कितना नंबर है एटम्स का, उसको हम लोग बोलते हैं उसका, उस एलिमेंट का एटॉमिसिटी। एग्जाम्पल, फॉस्फोरस का एटॉमिसिटी 4 होता है, हैज एन एटॉमिसिटी 4, सल्फर इज 8, यानी कि सल्फर हमेशा 8 के साथ आता है, यानी कि 8 सल्फर एग्जिस्ट करता है। फिर फॉस्फोरस जो होता है हमेशा 4 के साथ एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 के साथ एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन हमेशा 2 के साथ एग्जिस्ट करता है। तो ये सबका एटॉमिसिटी उसके नंबर ऑफ एटम पर कैलकुलेट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, फॉस्फोरस ऐसा स्ट्रक्चर रखता है, सॉरी हाँ, फॉस्फोरस ऐसा स्ट्रक्चर रखता है हमेशा 4, सॉरी 1 2 3 4 5 बन गया है यहाँ पर, अच्छा लैटिस स्ट्रक्चर है ना ये, तो हमेशा P4 के फॉर्म में ही आएगा, फिर इससे एक जुड़ा हुआ रहेगा, फिर ऐसे ऐसे करके, फिर इससे जुड़ा हुआ रहेगा ऐसे ऐसे करके, तो P4 हमेशा रहेगा। चलिए आते हैं हेट्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में। अगर वाटर का बात करते हैं, पहले देख लेते हैं डेफिनेशन टाइप, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर इन डिफिनिट प्रोपोर्शन, है ना, ज्वाइन तो कर रहा है बट डिफिनिट प्रोपोर्शन में ही ज्वाइन करेगा। इसको चीज़ हम लोग जब लॉ पढ़ेंगे ना, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, फिर ये सब सारा चीज़ लॉ, जो केमिस्ट्री का लॉ है, बेसिक लॉ, जिसके वजह से, जिसके बेसिस पर हम लोग आगे केमिस्ट्री के चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तो वो लॉ जानना जरूरी होता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइंस टुगेदर इन डिफिनिट प्रोपोर्शन, है ना, हमेशा डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन करता है डिफिनिट प्रोपोर्शन में। डिफिनिट प्रोपोर्शन करने का मतलब एग्जैक्ट सेम जैसा प्रोपोर्शन, जैसे वाटर है ना, ये हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के साथ आएगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रेशियो बाय मास हमेशा रहेगा 1:8। अब ये पानी आप कहीं से भी उठा लो, नाली का पानी उठा लो, फिर आप लंदन का पानी उठा लो, हिमालय का पानी उठा लो, चाहे बरसात का पानी उठा लो, सब में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे ही कंबाइन होगा और इसी रेशियो ऑफ मास में होगा। अमोनिया का बात करते हैं तो NH3, इसमें 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन होता है, रेशियो बाई मास होता है इसका 14:3। कार्बन डाइऑक्साइड का देख लेते हैं, CO2 हमेशा C और 2 ऑक्सीजन लगा हुआ रहेगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन, रेशियो बाई मास होता है इसका 3:8, रेशियो बाई मास, यानी कि कार्बन का और ऑक्सीजन का मास का अगर रेशियो निकालते हैं तो हमेशा 3:8 आता है। उसी तरीके से हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का निकालते हैं तो 1:8 आता है। ये कैसे आता है वो भी हम आपको समझा देते हैं, ताकि आपको ना लगे कि अरे ये तो ऊपर ऊपर पार हो गया, है ना, नहीं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन 2 है ना, तो 1:2 हो गया, और ऑक्सीजन का होता है 16, है ना, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास जो भी बोल लीजिए, है ना। मॉलिकुलर मास बोल रहे हैं तो ऑब्वियस है पूरे मॉलिक्यूल्स का मास हो जाता है, और एटम का बोल रहे हैं तो एक एलिमेंट का जो सिंगल एटम हो उसका मास हो जाता है। तो 2 8 जा 16 हो गया, तो 1:8 में ही हमेशा आता है। उसी तरीके से अमोनिया का, उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का भी है, ठीक है, तो याद में रखना होगा हमेशा। हाँ, जैसे CO2 देख लेते हैं, CO2 में क्या है भाई, तो कार्बन का क्या होता है भाई, तो कार्बन का हो गया 12, और ये ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूना 32, तो अगर 4 से काटते 4 तिया 12, 4 8 32, तो 3:8 में आ गया। ये चीज़ ऐसा ही, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अच्छा समझाने का तरीका, नोट्स ये अच्छा लग रहा होगा, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 1000+ सब्सक्राइबर तो हो गया है, बट अभी तक वॉच आवर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं क्या, या तो फिर आपको वीडियो पसंद आ रहा है वो भी तो पता चलना चाहिए। तो आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए, ताकि वो मेरे लिए मोटिवेशन का भी काम करे। वैसे तो हम वीडियो डाल ही रहे हैं, है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट में, हाउ पार्टिकल्स अरेंज देमसेल्फ, द स्टेट ऑफ मैटर। अब स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग बात करेंगे क्या, जैसे जनरली हम लोग देखते हैं क्या, 3 स्टेट, पहले 3 स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट्स, उसके बाद 2 नया स्टेट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, 3 स्टेट ऑफ मैटर होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब ये सॉलिड, लिक्विड, गैस जो होता है ना, वो किस बेस पर डिफरेंट होता है, किस बेस पर अलग अलग होता है, उसी को समझते हैं। तो इसके लिए अगर बात करते हैं, दीज स्टेट्स अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द एक्सटेंट ऑफ 2 की फैक्टर्स। 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसके बेसिस पर ये दोनों क्या हो जाता है ना, ये तीनों क्या हो जाता है, अलग हो जाता है एक दूसरे से। चलिए वो 2 फैक्टर क्या क्या है। सबसे पहला है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस का बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होता है। और दूसरा जो कॉन्टेक्स्ट आता है, दूसरा जो फैक्टर आता है, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इसके बीच का फोर्सेस। जब स्पेसेस ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, फोर्सेस बहुत कमजोर हो जाएगा, और स्पेसेस जब कम होगा ना ये दोनों के बीच में, तो फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये 2 कोर फैक्टर है जिसके बेसिस पर सॉलिड, लिक्विड और गैस अलग अलग हो जाता है। अब सॉलिड में क्या होता है,
इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस क्या होता है, ज़्यादा कम होता है और एक दूसरे से बहुत ही अरेंजली एकदम पैक्ड होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा हार्ड हो जाता है। इसमें क्या होता है, लिक्विड में थोड़ा सा दूर दूर होता है ना, और ये मतलब पैटर्न नहीं बनाता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा फ्लो कर जाता है। और गैस में काफ़ी दूर हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो ध्यान में रखना होगा। अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में क्या होता है, देख लो, सॉलिड स्टेट ऐसा ही होता है, एकदम चिपका हुआ रहेगा एकदम सब कुछ। डेफिनेट मास होगा, वॉल्यूम होगा और शेप होगा। डेफिनेट मास होगा, वॉल्यूम होगा और शेप होगा। दूसरा है इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस काफ़ी कम होगा, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, दो एटम्स के बीच में ना स्पेस बहुत कम होगा, जिसकी वजह से क्या होता है ना, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस जो होता है ना काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, और जैसे ये स्ट्रांग हो जाएगा तो एक दूसरे से निकलेगा नहीं। ठीक है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रांग। पार्टिकल्स कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। ये सिर्फ अपना मीन पोजीशन पर ही ऑसिलेट करता है, हल्का हल्का जो भी है, क्योंकि पार्टिकल्स तो काइनेटिक मोशन में रहता है, वाइब्रेशंस करता है उसमें, और अगर टेम्परेचर हम ज़्यादा देते तो और ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। बट वो अगर मूव कर रहा है तो वो अपना मीन पोजीशन पर ही मूव करेगा, ऐसा नहीं कि इधर से उधर से निकल के भाग जाएगा, नहीं। दिस इज वाई सॉलिड्स आर जनरली रिजिड। इसी वजह से, ये चार प्रॉपर्टीज की वजह से ही सॉलिड क्या होता है, जनरली रिजिड होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, इसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, एंड हैव हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। और हाई डेंसिटी भी होता है और हाई मेल्टिंग पॉइंट्स भी होता है ना। इसको पिघलाने में बहुत बल लगता है, और डेंसिटी तो इसका हार्ड होता ही, बहुत ज़्यादा हाई होता ही है, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा कठोर होता है, बहुत ठोस होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन में। सॉलिड्स कैन बी क्रिस्टलाइन, रेगुलर पार्टिकल्स अरेंजमेंट। क्रिस्टलाइन हो सकता है जिसमें जो पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है ना वो रेगुलर होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, डायमंड हो गया, ये सब बहुत क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है। और उसी तरीके से दूसरा अगर देख लेते हैं, एक होता है अमॉर्फस, डिसऑर्डर अरेंजमेंट। इट मीन्स जैसे ग्लास, प्लास्टिक, ये अमॉर्फस फॉर्म में होता है। अमॉर्फस सॉलिड बोल लीजिए इसको, है ना। सॉलिड्स आर समटाइम्स कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड्स। अमॉर्फस सॉलिड्स कभी कभी उसको सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है, जिसमें ग्लास बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आ जाता है। ठीक है, सुपर कूल्ड लिक्विड्स में। दूसरा बात करते हैं नोट्स ऑन क्यूरियस सॉलिड्स। अब थोड़ा सा सॉलिड्स के बारे में, थोड़ा जो अजीबो गरीब सॉलिड्स है ना उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहला चीज आता है रबर बैंड। अब रबर बैंड अपना शेप से साइज चेंज कर लेता है, तो क्या ये सॉलिड है या नहीं है। इट चेंज शेप अंडर फोर्स बट रीगेन्स इट। जैसे ही फोर्स लगाते हैं तो ये बढ़ जाता है, और छोड़ते हैं तो ये अपना मीन पोजीशन पर आ जाता है। इट इज रिजिड बिकॉज इट ब्रेक्स, है ना। इट इज रिजिड बिकॉज इट ब्रेक्स इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाई। ये बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, अगर बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हैं तब जाकर ये टूट जाता है। सो बोल सकते हैं इट इज़ अ सॉलिड, क्योंकि अपना मीन पोजीशन पर ये वापस आ जाता है, और अगर इस पर एक्सेसिव फोर्स लगाया जाता है तब ये टूट जाता है। दूसरा बात करते हैं स्पॉन्ज। क्या स्पॉन्ज हमारा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है। इट इज कंप्रेसिबल बट स्टिल अ सॉलिड। ये कंप्रेसिबल होता है बट ये सॉलिड होता है, क्यों। इट हैज टाइनी एयर फिल्ड होल्स। इसके अंदर छोटा छोटा क्या होता है ना, टाइनी एयर होल्स होता है। व्हेन वी प्रेस इट, जैसे ही प्रेस करते हैं तो सारा एयर निकल जाता है, और ये उस फॉर्म में पहुंच जाता है, एक मतलब सॉलिड फॉर्म में पहुंच जाता है, तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, फिर द कराटे एक्सपर्ट। अगर बात करते हैं कराटे, चाहे और भी एक चीज़ का, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है बट हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई कराटे एक्सपर्ट है, एक सेकेंड, सिस्टम मेरा ऑफ हो जाता है कभी कभी। चलो ठीक है, रहने दो, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, खुला हुआ है। बहुत ही नाइंसाफ़ी हो जाते हैं कभी कभी। चलो ठीक है, सॉलिड स्टेट हो गया हमारा, हम लोग हैं क्यूरियस सॉलिड्स में। हाँ, तो कराटे एक्सपर्ट के बारे में बात करते हैं। जैसे कराटे एक्सपर्ट अपना हाथ को बहुत अच्छा से मूव कर लेगा, कहाँ भाई, एयर में। लेकिन अगर वाटर में जाता है तो उसको तकलीफ थोड़ा सा होता है, बट वहाँ भी मूवमेंट हो जाता है। बट अगर सॉलिड में धक्का मारने के लिए दिया जाए देन उसके लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो ऐसा क्यों। वी कैन मूव एयर हैंड थ्रू एयर एंड वाटर बट नीड कराटे एक्सपर्ट फॉर और ऑफ वुड। दिस इज बिकॉज ऑफ द टू मच हायर इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज इन सॉलिड्स। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स स्पेस, ये काफ़ी इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो होता है ना वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। इसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसमें थोड़ा सा बल लगाना पड़ता है, और इसमें तो ये पूरा का पूरा एकदम रेगुलर पैटर्न में है और पूरा का पूरा ठोस है। दैट्स वाई इसमें मुश्किल होता है, लोग कभी कभी हर्ट भी हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे लिक्विड स्टेट के बारे में। लिक्विड स्टेट क्या है भाई, चलिए भाई देख लेते हैं। लिक्विड स्टेट, फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। इसका वॉल्यूम फिक्स रहेगा बट इसका कोई शेप नहीं होगा। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर दे आर इन। ये जिस कंटेनर में रखा जाएगा उस कंटेनर का शेप को कैरी कर लेगा। फोर्सेज आर सफिशिएंट टू कीप पार्टिकल्स टुगेदर। इतना फोर्सेस होता है ताकि उसका पार्टिकल्स एक दूसरे से लगा हुआ रहे, चिपका हुआ रहे, बट नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड देम इन फिक्स पोजीशन। बट इतना ज़्यादा भी नहीं होता है कि उसको एक फिक्स पोजीशन पर बनाकर रखे, तो बीच बीच में है।
पार्टिकल्स हैव सफिशिएंट मोबिलिटी, और इसका पार्टिकल्स अच्छा खासा मूव करते ही रहता है, टेम्परेचर देने पर और मूव करते हैं। ये फ्लूइड्स का कैटेगरी में आता है, जो फ्लो करता है और ब्लो करता है, जैसे एयर हो गया, चाहे कोई भी टाइप का लिक्विड हो गया, वो सब फ्लूइड्स में आता है। लिक्विड कैन फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड एंड आर कॉल्ड फ्लूइड्स। ये रिजिड नहीं होता है, वो फ्लो कर सकता है, अपना शेप चेंज कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फ्लूइड्स। क्लियर हो गया ये लिक्विड स्टेट में लिक्विड्स का कहानी। बात करते हैं गैसेस स्टेट का। अब गैसेस स्टेट के बारे में चर्चा करते हैं तो क्या आता है, नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका ना कोई फिक्स शेप होता है और ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होता है, ना फिक्स शेप है ना फिक्स वॉल्यूम है। दे ऑक्यूपाई द एंटायर शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। ये पूरा का पूरा कंटेनर का शेप और साइज को ऑक्यूपाई कर सकता है, पूरा का पूरा कैप्चर कर सकता है। इंटरमोलिकुलर स्पेसेस आर वेरी लार्ज। इसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो होता है ना, बहुत ही लार्ज होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेसेस आर वेरी लार्ज। इंटरमोलिकुलर, ये तो हो गया दूसरा चीज दो बार लिखा गया है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी वीक। अब जब स्पेसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनाने का समय कम रह जाता है और बहुत ज़्यादा दूरी बन जाता है। दूरी बन गया तो बस हो गया कहानी खत्म, कोई दूसरा को उठा के लेके जाएगा। वेरी वीक होता है, इसलिए मतलब जो होता है ना कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बोलते हैं ना, वो सब चलने वालने वाला नहीं होता है, वो सब कहानी खत्म हो जाता है एक टाइम पर, बस खाली अच्छा मिलना चाहिए। वेरी वीक हो जाता है, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी वीक। गैसेस प्रेशर्स में एक चीज है इंपॉर्टेंट, पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट हाई स्पीड हिटिंग ईच अदर एंड द कंटेनर्स वॉल दीज कॉलिजन एक्सर्ट प्रेशर्स। अब जैसे ही इसको हम लोग ना गर्म करते हैं तो इसका जो मूवमेंट है ना बहुत तेजी से होने लग जाता है, बहुत तेजी से भागने लग जाता है। तो ये क्या करता है ना, कंटेनर पर बहुत तगड़ा फोर्स लगाता है, बहुत तगड़ा फोर्स लगाता है, और इस फोर्स की वजह से क्या करता है ना, ये इस पर कोलाइड करता है और बाहर का मतलब जो बोल सकते हैं जो प्रेशर है एक्सर्ट करता है, प्रेशर किस पर, जो वॉल होता है ना कंटेनर का वॉल, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है। यही वजह होता है एक टाइम पर जब गैस सिलेंडर जो होता है ना किसी वजह से अंदर में पहुंच जाता है आग, या किसी भी तरीके से कुछ हो जाता है, तो अंदर में पार्टिकल का मूवमेंट इतना तगड़ा होने लग जाता है, वो कंप्रेस किया हुआ था और वो फट के बाहर निकलना चाहता है, जिसकी वजह से सिलेंडर ब्लास्ट भी होता है, ठीक है। दिस इज वाई गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल एंड एक्सपैंड सिग्निफिकेंटली व्हेन हीटेड। ये हाईली कंप्रेसिबल होता है, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होता है और ईजिली एक्सपैंड भी कर जाता है जब इसको हीट किया जाता है। क्लियर है? आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा गैसेस स्टेट भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दो न्यू स्टेट्स का। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, अभी तक हम लोग पढ़ लिए भाई सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैसेस होता है, बट ये दो नया स्टेट बड़े इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको हम लोग देख लेते हैं क्या है। प्लाज्मा है, सबसे पहला है प्लाज्मा। द फोर्थ स्टेट कंसिस्ट ऑफ अ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैस। ये आयोनाइज्ड गैस ही होता है, पॉजिटिव और निगेटिव आयोनाइज्ड गैस होता है, जिसको एक नाम दिया गया है प्लाज्मा स्टेट, है ना। फाउंड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में, नियॉन साइंस में एंड सन एंड स्टार्स में है, वेयर इट क्रिएटेड बाय वेरी हाई टेम्परेचर। ये बहुत हाई टेम्परेचर के थ्रू क्रिएट होता है, जिसमें नॉर्मली हम लोग सन में, स्टार में, नियॉन साइन जो होता है वो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होता है, ये सब जगह देखने को मिलता है। एक होता है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये है पांचवा स्टेट, नेम आफ्टर सत्येंद्र नाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये नाम दिया गया था सत्येंद्र नाथ बोस जो हमारे इंडिया के थे और एल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम के ऑनर में। फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, है ना, बहुत लो डेंसिटी पर किसी गैस को कूल कर दिया जाता है, अबाउट 1/1 लाख ऑफ द डेंसिटी ऑफ द नॉर्मल एयर। नॉर्मल एयर का जो डेंसिटी है ना, उससे 1/1 लाख यानी कि 1 लाखवां भाग पर, टू सुपर लो टेम्परेचर, बहुत ही लो टेम्परेचर पर जब इसको ठंडा कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा कूल कर दिया जाता है, तो ये स्टेट क्रिएट होता है। और ये चीज़ करने के लिए क्या होता है भाई, 2001 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अवॉर्डेड बाय द अचीविंग BEC। 2001 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था इसी इन्वेंशन के लिए, BEC के लिए, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। सुपर लो टेम्परेचर और कोहेरेंट क्वांटम स्टेट चीज़ें तो ध्यान में रखना है। ये बहुत ही लो टेम्परेचर पर होता है, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पर होता है और कूलिंग किया जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी कूल होता है ये, ठीक है। इससे रिलेटेड स्विट्जरलैंड में जो है ना एक पूरा का पूरा लार्ज हॉराइडन कॉरिडोर बना हुआ है, LHC बोलते हैं उसको, पूरा का पूरा नाम मेरे को क्लियर नहीं है, वो होता है कभी पोस्ट कर देंगे कम्युनिटी में, देखिएगा। चाहे आप स्विट्जरलैंड में ना, स्विट्जरलैंड में ही आप एक बार सर्च कीजिएगा ना पूरा का पूरा कि BEC पर, चाहे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पर कौन सा एक्सपेरिमेंट हो रहा था, नीचे ज़मीन के नीचे पूरा लैब बना हुआ है उसका। चलिए अब बात करते हैं डिफ्यूजन, दैट इज द डांस ऑफ द पार्टिकल्स। डांस ऑफ द पार्टिकल्स करने का मतलब क्या, पार्टिकल जब डांस करता है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन का कहानी क्या है, द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। मतलब दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स को मिक्स करना, ठीक है ना, वही चीज़ कहलाता है डिफ्यूजन। यानी कि एक तरीके से सिंपल भाषा में बोल लीजिए, किसी भी चीज़ को घोल देना, डिफ्यूज कर देना, मिला देना,
जैसे यहाँ पर पानी लिया गया और पानी में कंसनट्रेटेड इंक ड्रॉप को मिलाया गया, ये मिला ऐसे घुला 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 पूरा का पूरा पानी हो गया ब्लू। दिस इज वाई ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। अब ये जैसे ही इसको अगर गर्म करते हैं ना, गर्म कर देते हैं तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना, ये धीरे धीरे मिलेगा नहीं, तुरंत मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हीट जैसे ही देते हैं तो डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है। क्यों फास्ट हो जाता है? क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है ना वो बहुत तेज हो जाता है। ठीक है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड सॉल्यूशन। गैसेस डिफ्यूज वेरी फास्ट ड्यू टू द हाईएस्ट स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। लिक्विड डिफ्यूज फास्टर देन सॉलिड्स। तो आप सॉलिड देख लो, लिक्विड देख लो और गैसेस देख लो, तो सबसे ज़्यादा जो होगा डिफ्यूजन वो गैस में होगा, उससे नीचे आते हैं लिक्विड में होगा और उससे नीचे आते हैं एकदम सॉलिड्स में होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, दिस इज वाई द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू फ्रॉम मीटर्स अवे बट यू हैव टू गेट क्लोज टू स्मेल कोल्ड फूड। यानी कि अगर कोई गर्म खाना है, कोई पक रहा है खाना, तो उसका स्मेल हम लोग बहुत दूर से ही नाप लेते हैं, भाई कहीं कुछ बन रहा होगा। लेकिन अगर घर में ठंडा खाना रखा हुआ है देन उसका स्मेल हम लोग को नहीं पता चलेगा। तो ये हो गया हमारा डांस ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको ये याद रहेगा। नेक्स्ट में आते हैं द ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। अब इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स कहने का मतलब क्या? स्टेट्स कैसे एक दूसरे से कन्वर्ट कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, लिक्विड से गैस जा रहा है, फिर गैस से सॉलिड जा रहा है, फिर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, ये कैसे चेंज हो रहा है, तो इंटर कन्वर्जन का बात करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले आते हैं गैस। अब गैस से लिक्विड में जैसे ही चेंज होता है ना तो वो बन जाता है क्या? कंडेंसेशन, है ना। गैस से लिक्विड में चेंज होना इज द कंडेंसेशन, इज द प्रोसेस इन विच गैस चेंजेस इनटू द लिक्विड स्टेट और लिक्विड चेंज टू सॉलिड स्टेट। कंडेंसेशन ये वाला हो गया। चाहे सॉलिड से हमारा गैस में ही पहुंच गया, दैट इज द कंडेंसेशन, ये भी होता है, ध्यान में रखना है ना। और सॉलिडिफिकेशंस भी है, लिक्विड से सॉलिड में सॉलिडिफिकेशन हो गया। बहुत सारा यहाँ पर आपका डेटा, ये वाला आप क्या कीजिएगा ना, कॉपी में बना लीजिएगा। देखिए हम ऐसे बता देते, गैस से लिक्विड में चेंज हुआ कंडेंसेशन, लिक्विड से गैस में चेंज हुआ वेपराइजेशन, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ फ्यूजन या मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड में आया तो सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड से गैस में गया कंडेंसेशन और डिपोजिशन बोल सकते हैं, और गैस से सॉलिड में आया तो सब्लिमेशन बोलेंगे। यहाँ पर एक एरो एक्स्ट्रा पड़ गया है, गैस से सॉलिड में आया तो सॉलिड से गैस में गया तो सब्लिमेशन, ये वाला चीज़ नहीं होने वाला, यहाँ पर मिटा देते ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये नहीं होगा। ठीक है, गैस से सॉलिड नहीं, सॉलिड से गैस में, ये भगवान आप क्या मिटा दिए, ये मिटाना था ना हमको। चलिए ये हो गया। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में हम चेंज हो जाते हैं तो हम बोलते हैं कि सब्लिमेट हो गया, है ना। फ्यूजन समझ ही गए होगे, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग होता है, तो चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज अ फ्यूजन, है ना। ये वाला फ्यूजन हो गया, ये आपको क्लियर हो ही गया, आप तो पढ़े भी होगे, है ना। ऐसा थोड़ी कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, और फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, बहुत ही आसान समझ में आ जाएगा। इससे ज़्यादा और क्या ही पूछेगा एग्जाम में, है ना। फिर मेल्टिंग पॉइंट हो गया, फिर सब्लिमेशन हो गया, वेपराइजेशन हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। ये सब सारा चीज़ डिपेंड करता है कि कौन सा चीज़ है, कितना ज़्यादा डेंसिटी वाला है ना, डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल, दे कैन बी चेंज बाय ऑल्टरिंग टेम्परेचर और प्रेशर। यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर के बेसिस पर ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है, सॉलिड गैस में चेंज होता है, गैस लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में बात करते हैं। तो अगर ऐसा होता है, जैसे हम मान लीजिए सॉलिड है, सॉलिड को अगर हीट करते हैं तो वो क्या होता है ना, ये जिस स्टेट में है ना उस स्टेट से निकल कर क्या पहुंच जाता है, लिक्विड स्टेट में। हीटिंग अ सॉलिड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। जैसे ही किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होता है ना वो इंक्रीज कर जाता है। दे वाइब्रेट विद ग्रेटर स्पीड अंटिल द एनर्जी ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये इतना स्पीड आ जाता है, इतना तेज हो जाता है कि वो ओवरकम कर जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो द पार्टिकल्स लीव दियर फिक्स पोजीशन, जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम करता है, बाहर आता है, तो बस वो अपना पोजीशन चेंज कर देता है और फिक्स पोजीशन को चेंज करके वो पहुंच जाता है एंड द सॉलिड मेल्ट्स इनटू अ लिक्विड। क्योंकि सॉलिड के बाद पहुंचता है लिक्विड, ये सब केसेस में नहीं होता है कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में बन जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना है। उसी तरीके से गैस का अगर बात करते हैं तो गैस है, और गैस को अगर कंप्रेस करते जाते तो ये गैस क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर वी कैन चेंज अ गैस इनटू अ लिक्विड एंड लिक्विड इनटू अ सॉलिड। अब ये गैस जो है लिक्विड में चेंज हो गया, अब लिक्विड क्या हो सकता है, सॉलिड में भी चेंज कर सकता है, और भी ज़्यादा अगर हम लोग उसको कंप्रेस कर दे तो। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ड्राई आइस
वेपर, है ना। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं, इज स्टोर्ड अंडर ए हाई प्रेशर, ये बहुत ही हाई प्रेशर के अंदर स्टोर किया जाता है। व्हेन प्रेशर इज डिक्रीज टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, इट कन्वर्ट्स डायरेक्टली टू अ गैस। जैसे ही डिक्रीज करते हैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में विदाउट बिकमिंग अ सॉलिड। वो सॉलिड में आने से पहले ही वो चीज़ क्या हो जाता है, टू गैस विदाउट बिकमिंग अ सॉलिड, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, यहाँ पर बिकमिंग टू गैस, इट कन्वर्ट डायरेक्टली टू अ गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड, हम सॉलिड पढ़ रहे थे, लिक्विड, है ना। वो लिक्विड में आने से यानी कि मतलब सॉलिड होता है और वो लिक्विड में पहुंचता नहीं है, और वो सीधा फिर कहाँ पहुंच जाता है, गैस में पहुंच जाता है, जिसके वजह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो सब्लिमेट कर गया, दैट इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज द सब्लिमेशन। तो ये ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक है। चलो भाई आगे आते हैं, बात करते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट का मतलब होता है हिडन, यानी कि हिडन हीट क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो लैटेंट हीट का अगर डेफिनेशंस देखा जाए तो द वर्ड लैटेंट मीन्स हिडन, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ अ स्टेट एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, है ना। तो अमाउंट ऑफ हीट ही है जो या तो अब्जॉर्ब हो रहा होगा या तो रिलीज हो रहा होगा ड्यूरिंग द चेंज ऑफ अ स्टेट, यानी कि अपना स्टेट को चेंज करने के ड्यूरिंग में, यानी कि टाइम ड्यूरेशंस में जो हीट अब्जॉर्ब और रिलीज हो रहा होता है ना, वही कहलाता है लैटेंट हीट, एक तरीके से बोल लीजिए। ठीक है, द वर्ड लैटेंट मीन्स हीटन हो गया, और लैटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड बाय अ सब्सटेंस अंडरगोइंग अ चेंज ऑफ स्टेट्स और एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर है। चलो भाई, अब यहाँ पर एक है आपका ग्राफ बना हुआ। ग्राफ में सबसे पहले क्या है, सॉलिड, यहाँ पर देख लीजिए, ये सॉलिड को हीट किया गया, टेम्परेचर बड़ा 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 बड़ा, ठीक है। अब एक टाइम आया वहाँ पर वो मेल्ट किया, तो मेल्टिंग वाला सिचुएशन आ गया, ये है ना, ये मेल्टिंग वाला सिचुएशन आ गया, दैट मीन्स कि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में पहुंच गया। हीट एनर्जी इज यूज टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ द सॉलिड, हीट को यूज किया गया है सॉलिड्स के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। This is the latent heat of fusion. This is why particles in water at 0 degree have more energy than particles at ice at 0 degree. है ना, ध्यान में रखिएगा, पार्टिकल्स ऑफ वाटर का जो पार्टिकल 0 डिग्री पर है वो ज़्यादा एनर्जी रखता है देन किसका भाई, 0 डिग्री पर जो वाटर होता है उससे। तो ये वाला प्रोसेस हो गया हमारा मेल्टिंग। अब फिर यहाँ से हीट को फर्दर इंक्रीज किया गया, तो ये हो गया क्या भाई, लिक्विड। मेल्टिंग था, अब ये लिक्विड हीटिंग हो रहा है, लिक्विड हीटिंग हुआ, अब ये पहुँच गया बॉइलिंग स्टेज में। अब बॉइलिंग स्टेज में पहुंच गया, फिर यहाँ से अब गैस हीटिंग किए तो ये पूरा का पूरा गैस स्टेज में पहुंच गया। तो यही चीज़ हो रहा है। तो सॉरी, इस जगह पर आ गया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जहाँ पर मेल्ट हो रहा था, और जहाँ पर वेपर बन रहा था, गैस बन रहा था, वो हो गया लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हीट एनर्जी इज यूज टू ओवरकम ऑल द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ लिक्विड टू बिकम्स अ गैस। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा यानी कि जो भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है ना, पूरा का पूरा उससे ओवरकम कर जाता है, आगे निकल जाता है। दैट्स वाई वो क्या जाता है, लिक्विड जो होता है ना, वो पूरा का पूरा क्या चीज़ में चेंज हो जाता है, गैस में हो जाता है। और वही हीट जो होता है ना, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाता है। यहाँ पर हीट एडेड है, ये टेम्परेचर का ग्राफ है। ड्यू टू लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, पार्टिकल इन स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से जो स्टीम का जो पार्टिकल होता है ना, उसमें ज़्यादा एनर्जी होता है ना, देन द वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट्स वाई गर्म पानी से अगर आपका हाथ जलता है तो वो थोड़ा सा सहनीय होगा, लेकिन अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपर से, यानी कि जो भाप जो होता है, जैसे रोटी आप बना रहे होगे, रोटी फूलता है, उसका भाप लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा मतलब तकलीफदायी होता है। दिस इज़ वाई स्टीम्स कॉज मोर सीवियर बर्न्स। जो स्टीम जो होता है ना, भाप होता है ना, उससे ज़्यादा हम लोग को तकलीफ होता है। ये लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का ही कमाल है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। हाँ चलो भाई, ये चीज़ तो हो गया। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम लोग समझ लिए, थोड़ा सा प्रेशर भी समझ लिए। अब जैसे बहुत सारा ऐसा चीज़ है, छोटा मोटा चीज़ है, जैसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात कर ही लिए हम लोग। फिर प्रेशर कुकर में भी यही होता है। इनसाइड द प्रेशर कुकर क्या होता है, प्रेशर इज हाई एंड हेंस वाटर बॉइल्स एट टेम्परेचर हायर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, द लेस टाइम द रिक्वायर्ड टू कुक द फूड। अब प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है, तो उसको टेम्परेचर अगर थोड़ा कम भी मिला, लेकिन अंदर से प्रेशर इतना कंप्रेस्ड हो जाता है ना, प्रेशर इतना ज़्यादा मिल जाता है कि कम मतलब टाइम में ही, कम समय में ही खाना पूरा का पूरा हमारा कुक हो जाता है, पूरा का पूरा खाना पक जाता है। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल एक आता है एक हाई एल्टीट्यूड्स का। तो हाई एल्टीट्यूड्स का जो एग्जांपल है वो होता है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है वहाँ पर, कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है। देयरफॉर द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है एट लो टेम्परेचर। तो वाटर बॉयल एट टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड हैज फूड रिक्वायर्स मोर टाइम टू कुक। अब होता क्या है कि वाटर जो है ना, टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल हो जाता है। और जैसे मतलब टेम्परेचर सही पहुंचाने या पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, जिसका मतलब ये हो जाता है ना, ऊपर परेशानी होता है कि ऊपर खाने बनाने में काफ़ी देर होता है, वो पक रहा होता है, क्योंकि उतना टेम्परेचर उसको चाहिए होगा।
ये सब चीज़ है। तो ये सब सारा चीज़ नेचुरल है, मतलब नेचुरली हम लोग देखते हैं, ये सब चीज़ फॉलो हो जाता है अपने लाइफ में, डेली लाइफ में। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में। अ केमिस्ट नोटबुक क्लासिफाइंग मैटर अनटैंगलिंग मिक्सचर, यानी कि क्लासीफाई भी करेंगे और थोड़ा सा मिक्सचर्स के बारे में भी देखेंगे। हाउ केमिस्ट सी द वर्ल्ड। सबसे पहला है यहाँ पर मैटर। अब मैटर को दो पार्ट में बांट दिया गया भाई, एक प्योर सब्सटेंस होता है, एक मिक्सचर होता है। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, एक एलिमेंट होता है, एक कंपाउंड होता है, और मिक्सचर्स में होमोजीनियस होता है और हेटेरोजीनियस होता है। अब एलिमेंट में तीन होता है, एक मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, मेटलॉइड्स हो गया, और कंपाउंड में दो होता है, दैट इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल, ये सब चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कहाँ, मेटल नॉन मेटल का चैप्टर में। ऑर्गेनिक और फिर इनऑर्गेनिक, ये सब चीज़ भी है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, चलो भाई, तो सबसे पहला आते हैं प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि द एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या होता है, द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, यानी कि एक ऐसा फॉर्म जिसके बाद हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं, वो उतना ही है, उसको तोड़ेंगे भी तो हमको वही चीज़ मिलने वाला है। जैसे मान लीजिए 1 ग्राम सोना ले लेते हैं, गोल्ड ले लेते हैं, अब उसको तोड़ेंगे तो थोड़ी अंदर से चांदी निकल जाएगा, नहीं, उसको कितना भी आप तोड़ लो ना, उसके अंदर से सोना ही निकलने वाला है। दैट इज द प्योर सब्सटेंस, वो उसका मतलब हो गया कि वो प्योर सब्सटेंस है, एक एलिमेंट है। तो पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग देखते हैं ना, पीरियोडिक टेबल में वो पूरा का पूरा जो होता है ना, वो पूरा का पूरा क्या होता है, एलिमेंट ही होता है। ठीक है, चलो भाई, कंपोज्ड होगा यहाँ पर, कंपोज ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, जैसे गोल्ड हो गया, मर्करी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब। प्रेजेंटली देयर आर 118 एलिमेंट्स आउट ऑफ विच 98 आर नेचुरली अकरिंग। 118 है टोटल, उसमें से क्या है 98 जो है ना वो नेचुरली अकरिंग है, नेचुरली मिल जाता है। बाकी जो बच गया है ना वो सब सारा लैब मेड और इधर उधर से सिंथेटिक फॉर्म में मिल रहा है। अब ये जो प्योर सब्सटेंस और एलिमेंट है, इसके लिए अगर किसी साइंटिस्ट का नाम हमको जानना है तो वो जानेंगे हम लोग, रॉबर्ट बॉयल है। फर्स्ट टू यूज द टर्म इन 1661 में सबसे पहले यूज किए थे रॉबर्ट बॉयल है। अब फिर एंटोनी लॉरेंट लॉविजियर आए थे, डिफाइन किए थे इसको 1743-94 में। सोच लो 1661 और 1743, लगभग 100 साल तक एक ही थ्योरी चलता रहा, उसके बाद उसमें कुछ डिफाइंड डेफिनेशंस आया था एंटोनी लॉरेंट लावोजियर के थ्रू। सोच लीजिए पहले का टाइम, 100 साल छोटा मोटा साल नहीं होता भाई, काफ़ी होता है। हाँ, केमिस्ट का थोड़ा सा शॉर्ट हैंड समझ लेते हैं, मतलब सिंबलिक फॉर्म देख लेते हैं। गोल्ड को AU, आयरन Fe, सोडियम Na, ये सब चीज़ होता है। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हर एक का नाम उसके मतलब सिंबल के बेसिस पर, नेम के बेसिस पर नहीं होता है। फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल, सेकंड इज स्मॉल, जैसे CO नहीं लिखेंगे हमेशा, CO नॉट CO, हमेशा ये लिखेंगे, पहला लेटर हमेशा कैपिटल, उसके बाद फिर स्मॉल। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड का AU, गोल्ड का तो G लिख देना चाहिए था, बट गोल्ड का AU क्यों लिखा, क्योंकि इसका जो लैटिन नेम जो होता है ना वो होता है ऑरम, तो ऑरम के वजह से क्या किया गया है, इसको AU बोला गया। उसी तरीके से फेरस हो गया आयरन का, फिर सोडियम का होता है नाट्रियम, है ना, फिर पोटेशियम का होता है कैलियम। इस तरीके से यूज़ किया गया कुछ ग्रीक वर्ड्स को, और बाकी जो है जैसे कार्बन है तो C लिख दिया गया। सिल्वर AG होता है, इसको अर्जेंटम बोलते हैं, है ना, इसको अर्जेंटम बोलते हैं, और इसी ए और G को लिया गया है सिल्वर के लिए। तो नेमिंग सिंबल्स तो खैर बहुत सारा होता ही है, पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल आपके लिए पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो भाई, अब कंपाउंड में आते हैं थोड़ा सा। तो द कंपाउंड क्या है, अ प्योर सब्सटेंसेस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन हो जाता है विथ वन अनदर टू अ फिक्स प्रोपोर्शन, है ना, केमिकली कंबाइन होता है फिक्स प्रोपोर्शन में। कैन बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल रिएक्शन, और उसको ब्रोक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो उसके लिए एप्लीकेबल होगा, बट नॉट बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, बट फिजिकल प्रोसेस के थ्रू नहीं तोड़ा जा सकता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जब मिला तो ठीक है ये बन गया H2O। प्रॉपर्टीज आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब देखो प्रॉपर्टी के बेसिस पर बात करते हैं। हाइड्रोजन क्या है, एक बहुत ही अच्छा फ्यूल होता है ना, एक बहुत ही अच्छा फ्यूल है, ठीक है, ये फ्यूल है। और ये ऑक्सीजन क्या होता है, सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है ना, ये सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है, यानी कि ये भी जलाने के लिए रेडी हो रहा है। बट जैसे ही इससे हमारा बन जाता है वाटर, और वाटर क्या करता है, आग बुझाने का काम करता है ना, यानी कि ये क्या करेगा, आग को बुझाएगा, फायर एक्सटिंग्विशर के जैसा काम कर लेता है, एक्सटिंग्विश कर देगा। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा आग को बुझा देता है, नहीं, लेकिन फिर भी जो नॉर्मल आग लगता है वो तो बुझाता ही है। तो सोच लो ये फ्यूल है और ये सपोर्टर ऑफ कंबशन है, 2 जलने वाला चीज़ मिलता है तो एक बुझाने वाला चीज़ तैयार हो जाता है। तो केमिकली पूरा का पूरा अलग हो जाता है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट से उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे वाटर हो गया, फिर शुगर हो गया, कार्बन का अलग प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन का अलग प्रॉपर्टी, ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टी। उसी तरीके से सोडियम हो गया, सोडियम का अलग प्रॉपर्टी, क्लोरीन का अलग प्रॉपर्टी, और सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक का अलग प्रॉपर्टी। तो यही चीज़ है कहानी, इसका मिस्ट्री है, दैट इज द कंपाउंड।
है ना, ध्यान में रखना है। प्योर सब्सटेंस कंपोज ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर, केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। अब ये मिक्सचर तो हम लोग डेली देखते, खाते भी बहुत सारा चीज़ है। मिक्सचर्स आर कंपोज ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, दे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट केमिकली कंबाइंड, आर नॉट इन फिक्स प्रोपोर्शन, ना केमिकली कंबाइंड होता है ना फिक्स प्रोपोर्शन में होता है, और प्रॉपर्टी अलग भी हो सकता है, डिफरेंट भी, सेम भी हो सकता है, ये सब चीज़। जैसे एयर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक O2, N2, CO2, सी वाटर, सॉइल, मिनरल, ये सब क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। जैसे यहाँ देखो, ये वाटर है, यहाँ ऑयल है, मिल नहीं रहा है, इसको ऐसे मिक्सेबल लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। आर्किटेक्ट डॉटर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कीप देयर ओन प्रॉपर्टीज़, ये अपना अपना प्रॉपर्टी अपने अपने पास ही रखता है, इसको कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा प्रॉपर्टी और मेरा प्रॉपर्टी मिलकर एक नया प्रॉपर्टी मिलेगा, नहीं भैया, हम अपना प्रॉपर्टी के साथ रहेंगे, तुम अपना प्रॉपर्टी के साथ रहो, है ना। परफेक्टली ब्लेंडेड होमोजीनियस मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स का टाइप का बात कर लेते हैं, तो मिक्सचर में 2 टाइप का, एक होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स का। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, हैव अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन कहने का मतलब क्या, कि अगर मान लीजिए पानी में हम लोग चीनी घोल देते हैं, तो पूरा का पूरा चीनी जो था ना, पानी का हर एक मॉलिक्यूल्स एटम के साथ रिएक्ट करके और उसके साथ मिलकर बैठ जाता है ना। दैट्स वाई हम लोग को फिर चीनी नहीं दिखता है। तो डायमीटर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बताया था ना, 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ होता है। शुगर इन वाटर हो गया, विनेगर हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, ये सब क्या हो जाता है, ये सब होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसमें पार्टिकल्स हमको दिख ही नहीं रहा है, पूरा का पूरा इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। इसका ठीक अपोजिट होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कंटेन फिजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। हम लोग को दिखता है ना वो चीज़, कि हाँ इसमें कुछ पार्टिकल्स है, फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट, जैसे ऑयल एंड वाटर हो गया, डस्ट पार्टिकल एंड एयर हो गया, मिल्क हो गया जिसको कोलाइड्स बोलते हैं, सॉल्ट एंड सल्फर हो गया, ये सब सारा चीज़। क्यों इसको बोल रहे हैं हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्यों, क्योंकि इसका पार्टिकल्स हम लोग को इवनली डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं दिखता है, और नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, और इजीली देख भी लेते हैं। अगर नहीं भी देख पाते हैं तो कम से कम लिक्विड है, जैसे मिल्क है, तो मिल्क हमारा क्या कहलाता है, कोलाइड कहलाता है, जो टिंडल इफेक्ट शो करता है ना, वो कोलाइड्स कहलाता है। तो ध्यान में रखना होगा, वो सब चीज़ तो आगे पढ़ेंगे ही हम लोग। अनटैंगलिंग द मेश, यानी कि सेपरेशन टेक्निक्स। अगर मिक्सचर्स को हम लोग को सेपरेट करना तो अलग अलग टेक्निक्स है। कुछ टेक्निक्स बहुत ही सिंपल है, जैसे हैंड पिकिंग हो गया, सीविंग हो गया, फिल्टरेशन हो गया, और कुछ टेक्निक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग चीज़ का यूज़ भी किया जाता है, ठीक। जैसे सबसे पहला इवेपोरेशन में आते हैं, टू सेपरेट अ वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्यूट। सॉल्यूट से सॉल्वेंट को अलग करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इवेपोरेशन यूज़ करते हैं। इवेपोरेशन स्टेप सेटअप इन आर्किटेक्ट डॉटर यूजेस केस, रिकवरी फॉर सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। अगर हम लोग को सॉल्ट निकालना है सी वाटर से, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, उसको वेपराइज करेंगे, इवेपोरेट करेंगे पानी को, पूरा का पूरा क्रिस्टल जो होता है ना, वो नमक का छूट जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन, ये बड़ा अच्छा चीज़ होता है। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स टू बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। ये ब्लड जब देने के लिए जाते हैं ना, ब्लड टेस्ट वेस्ट, तो उसमें ये लोग करता है ब्लड से प्लेटलेट्स को अलग करने के लिए। बस इसका कहना ये है कि डेंसर पार्टिकल जो होगा ना, वो तली पर बिठाना है किसी तरीके से, उसको बहुत तेज घुमा कर, क्योंकि मशीन होता है और उस मशीन में डाल कर और बहुत तेजी से घुमाता है उसको। तो जो डेंसर पार्टिकल होता है ना, वो क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, और जो लाइटर पार्टिकल होता है वो उसके ऊपर आ जाता है। जैसे यहाँ पर हो गया, तो मान लीजिए ये होगा ब्लड है, तो ब्लड का डेंसर पार्टिकल यहाँ पर हो गया, प्लेटलेट्स वगैरह हल्का होता है, तो ये यहाँ पर आ गया। इन डायग्नोस्टिक लैब्स और ब्लड एंड यूरिन टेस्ट टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, ये हो गया ब्लड और यूरिन टेस्ट वाला, फिर बटर फ्रॉम क्रीम हो गया, ये सब सारा चीज़ इसी से किया जाता है। चलो सेपरेटिंग फनल में आते हैं। तो सेपरेटिंग फनल तो नॉर्मल सा चीज़ है, हम लोग बुक्स में भी पढ़ते आ रहे हैं बचपन से। सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स, सेपरेट आउट अ लेयर डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज़ के बेसिस पर। जैसे ऑयल है और वाटर है, अब इसको हम लोग अलग करना है, तो क्या होगा, जो डेंसिटी वाला चीज़ है, जो लेस डेंसिटी वाला चीज़ है, वो नीचे होगा, तो वो कीप लगा देंगे, एक फनल लगा देंगे और उससे टप टप करके गिर जाएगा, और फिर ये बच जाएगा हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या, ऑयल। टू सेपरेट मिक्सेस ऑफ ऑयल एंड वाटर। सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, वो डायरेक्ट चेंज हो जाता है, तो वो गैस को कंडेंस कर लेते हैं हम लोग। फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सेस व्हेन वन सॉलिड इज सब्लिमेट, द सब्लिमेट सब्सटेंसेस वेपराइज बाय हीटिंग एंड देन कलेक्टेड बाय कूलिंग। ऊपर कॉटन लगा दिए ताकि वो उड़ ना जाए, और फिर वो कूल कर जाता है, ये सब चीज़ पर आता है, सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में जमा हो जाता है, और फिर उसको हम लोग अलग कर लेते हैं। जैसे नेप्थलीन हो गया, कैम्फर हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, NH4Cl जिसको बोलते हैं, आयोडीन हो गया, ये सब चीज़ ऐसे ही सब्लिमेशन के थ्रू अलग किया जाता है, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है, प्रिंसिपल इसका क्या है, यूज फॉर दोज सॉल्यूट दैट डिसॉल्व इन सम
सेम सॉल्वेंट इट सेपरेट्स कंपोनेंट विच हैव डिफरेंट अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, है ना, मतलब एक लिक्विड है और उसी से हम लोग को अलग अलग चीज़ वो अलग अलग टाइप से मिक्स हो रहा है, किसी जगह अब्जॉर्ब हो रहा है, डिफरेंट अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, तो उसको अलग करना होता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, एक पेपर लेते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक इंक डाल देते हैं, है ना, ब्लू इंक डाल देते हैं और उसको फिर लिक्विड में डालते हैं, लिक्विड में नीचे वाला पोर्शन थोड़ा सा डालते हैं। तो क्या होता है ना, पहले देखो ये कंपोनेंट ए येलो हो गया, ये ऐसे करके लेयर बाइज लेयर ऐसे ऐसे निकलते जाता है, तो ये येलो दिखेगा, फिर थोड़ा उसके ऊपर आते तो रेड दिखेगा, फिर थोड़ा उसके ऊपर आते तो ब्लू दिखेगा, ये सब चीज़ होता है ये, ठीक है, यही होता है क्रोमेटोग्राफी। तो यूजेस केस इज ग्रीन इंक, इन ग्रीन इंक टू सेपरेट कलर इन अ डाई, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स एंड ड्रग्स फ्रॉम द ब्लड। तो ये सब चीज़ निकालने, ये सब चीज़ में यूज़ होता है क्रोमेटोग्राफी। तो आपको ये सब एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, कि कैसे काम करता है और ये कैसे यूज़ हो रहा है। सेपरेशंस बाय बॉइलिंग पॉइंट डिस्टिलेशन आते हैं। अब डिस्टिलेशंस में 3 टाइप का डिस्टिलेशन होता है, एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन, एक होता है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन और एक होता है स्टीम डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशंस में क्या होता है भाई, कि जैसे यहाँ पर है हमारा एसीटोन और वाटर है, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, दैट्स वाई दोनों को अलग करने में हम लोग को डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज़ किया जाता है। ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अलग अलग चीज़ भी देखने को मिलता है हम लोग को, है ना। हाँ, ऑन बॉइलिंग लिक्विड हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपराइज फर्स्ट एंड कलेक्टिंग सेपरेटली, यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो रहेगा ना, वो पहले वेपराइज हो जाएगा और अलग जगह पर कलेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग डिस्टिलेशन बोलते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, फॉर लिक्विड्स विद इन डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 केल्विन, 25 केल्विन से नीचे का जो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है ना, उसके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर, डिफरेंट फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है ना, पेट्रोलियम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, तो ये ध्यान में रखना होगा, है ना। उसके बाद आते हैं स्टीम डिस्टिलेशन, टू सेपरेट सब्सटेंसेस विच आर स्टीम वोलाटाइल एंड आर इमिसिबल विथ वाटर। स्टीम वोलाटाइल होता है और इमिसिबल विथ वाटर हो गया, जैसे सैंडलवुड ऑयल हो गया, तारपेंटीन ऑयल हो गया, फिर यूकेलिप्टस ऑयल हो गया। ये सब एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखना होगा कि पूछ दिया जाएगा कि सैंडलवुड ऑयल को सेपरेट करना है तो उसमें कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम लोग, दिया जाएगा सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, नथिंग एल्स। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि दैट इज़ द स्टीम डिस्टिलेशन, ये स्टीम से सेपरेट होने वाला चीज़ है, स्टीम वोलाटाइल मटेरियल है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा डिस्टिलेशन भी समझ में आ गया होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, पूरा का पूरा फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से ये सबसे नहीं आता है। बात करते हैं प्योरेस्ट फॉर्म क्रिस्टलाइजेशन का। आप क्रिस्टलाइजेशन भी तो पढ़ना पड़ेगा, जब डिस्टिलेशन पढ़ लिए तो क्रिस्टलाइजेशन नहीं पढ़ोगे, क्रिस्टलाइजेशन भी पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। चलो भाई, तो प्रिंसिपल क्या है, अ प्रोसेस दैट सेपरेट अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशंस। प्योर सॉलिड से हम लोग को इन द फॉर्म इट्स क्रिस्टल, क्रिस्टल के फॉर्म में मिल जाना है और जो सॉल्यूशंस में है। तो सबसे पहले डिसॉल्व करेंगे, इम्प्योर सॉलिड्स को डिसॉल्व किए, सॉल्वेंट है, फिर कंसंट्रेट इवेपोरेशंस टू क्रिएट सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, उसको कंसंट्रेट किए, मतलब थोड़ा सा गर्म वरम दिए, ठंडा किए, प्योर क्रिस्टल फॉर्मिंग हो गया, फिर उसको छान लिए प्योर क्रिस्टल्स, फिर जो भी बन रहा है सो यूजेस प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर एंड सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम एल्म फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। तो ये सब चीज़ यूज हो रहा है ना, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है ना, वो नमक के लिए, सोडियम क्लोराइड के लिए, सी वाटर सब के लिए ज़्यादा थोड़ा सा यूज होता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना होगा आपको। हम लोग जो जनरली देखते हैं केमिस्ट्री हमारे चारों तरफ है, केमिस्ट्री अब चारों तरफ कैसे है भाई, तो देख लीजिए, केमिस्ट्री इज एवरीवेयर है। इवेपोरेशंस रिक्वायर्स एनर्जी, इवेपोरेशंस के लिए एनर्जी चाहिए होगा, विच इज टेकन फ्रॉम द रिमेनिंग वाटर मेकिंग इट कूल, है ना। ये जो अर्थन पॉट में जो पानी जो रखा होता है ना, वो ठंडा होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि इसमें जो छोटा छोटा होल्स होता है ना, उसके थ्रू वेपराइजेशन अच्छा होता है। तो जब वेपराइजेशन होता है ना, तो अंदर का पानी क्या हो जाता है ना, वो ठंडा हो जाता है, मतलब जो बर्तन घड़ा जो रखा ना, उसके अंदर का पानी आसपास का टेम्परेचर को ठंडा कर देता है, जिसकी वजह से देखो यहाँ पर लिखा रिक्वायर्स एनर्जी विच इज टेकन फ्रॉम द रिमेनिंग। इसका एक और एग्जाम्पल्स था, कहाँ था, एक सेकेंड, कहाँ हम देखे थे, हाँ कौन सा, water kept in earthen pot pitcher becomes cool during summer. This is because tiny pores are present in the surface of the earthen pot from which water is evaporated. The energy required for evaporation is provided by the remaining water. Hence, its temperature goes down and it's become cool. यानी कि बाहर इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है वो बाहर निकल जाता है और अंदर वाला पानी ठंडा हो जाता है।
कॉटन कपड़ा पहनने के लिए बोला जाता है हम लोगों को, कॉटन इज ए गुड ऑब्जॉर्वर प्रोवाइडिंग मोर सरफेस एरिया फॉर स्वेटिंग टू इवेपोरेट कूलिंग आवर बॉडी। अब अगर मान लीजिए कॉटन कपड़ा पहनते हैं तो उसमें सरफेस एरिया थोड़ा ज़्यादा होता है ना। बीइंग गुड ऑब्जॉर्वर प्रोवाइड्स मोर सरफेस एरिया फॉर द इवेपोरेशन ऑफ वाटर सिंस देयर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेशन इज टेकन अप फ्रॉम आवर बॉडी, दैट्स वाई वी फील रिलीफ एंड कंफर्ट इन सच क्लॉथ्स। ऐसे भी गर्मी के दिन में बोलता है ना कॉटन कपड़ा पहनो चाहे व्हाइट कपड़ा पहनो, व्हाइट कपड़ा के पीछे रेडिएशन का कमाल होता है। क्यों भाई? क्योंकि व्हाइट कपड़ा पर अगर सनलाइट पड़ रहा है ना तो वो पूरा का पूरा क्या होता है, इवेपोरेट कर जाता है, तो सॉरी इवेपोरेट बोल जाता है, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर जाता है, और जिसके वजह से हम लोगों को क्या होता है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं झेलना पड़ता है। आई होप थोड़ा सा ठीक माइक गड़बड़ा गया था, हाँ ठीक होगा अभी। From the air we breathe to water we drink, understanding how to classify and separate matter and fundamentals of science and our daily lives। बहुत सारा चीज़ है। पानी है, water vapor in the air loses energy on contact with the cold glasses and convert back into liquid, है ना। ये जैसे जो हम लोग पानी वानी रखते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो देखते हैं पानी चारों तरफ से क्या होता है, वो हो जाता है, थोड़ा सा भीग जाता है ग्लास वगैरह, है ना। बाहर का जो ह्यूमिडिटी होता है ना वो उसको क्या करता है, वो कंडेंस कर देता है, क्योंकि टेम्परेचर बाहर से कंडेंस वाला जा रहा होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो बाहर वाला जो होता है ना वो कंडेंस होकर चिपक जाता है और धीरे 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 क्या हो जाता है, वो भी पूरा का पूरा पानी ठंडा हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर उसको कूल वाला मिल गया है ना। वी सी, जैसे यहाँ पर है लिखा हुआ मेरे सामने, वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, दिस इज बिकॉज द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर व्हेन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ग्लास ऑफ आइस कोल्ड वाटर लूजेस देयर एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड वाटर विच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है। फिर अगर हम लोग नेल पॉलिश वगैरह लगाते हैं, अगर हम लोग तो नहीं लगाते, गर्ल्स लोग जो लगाते हैं नेल पॉलिश वो लगाते हैं, तो क्या बोलते हैं, हम लोग ठंडा फील करते हैं। ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू द इवेपोरेशंस, है ना। रिमूवर और स्पिरिट जो होता है ना वो उसका इवेपोरेशन हो जाता है, विच टेक्स हीट फ्रॉम आवर हैंड, हमारे हाथ का जो हीट है ना उसके थ्रू वो हीट ले लेता है, और उसका जो इवेपोरेशन यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और वेपराइजेशन पॉइंट होता है ना वो बहुत कमज़ोर होता है, बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा बॉयल तुरंत खत्म होता है, तुरंत हवा बन जाता है ना। तो एनर्जी, हमारा हाथ का एनर्जी क्या होता है, हमारा हाथ का एनर्जी कम पड़ जाता है, यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को थोड़ा ठंडा फील होता है। बस यही सब चीज़ है। जैसे छत पर हम लोग जाते हैं गर्मी के दिन में, अगर छत पर सोना होता है हम लोगों को, तो छत पर जाते हैं तो वो मम्मी लोग बोलती है ना कि भाई जाके छत पर थोड़ा सा पानी छीटा, तो पानी छीटा करने का मतलब क्या, जैसे ही पानी छीटेंगे तो वो पूरा का पूरा जो एनर्जी, जो हीट, जो ट्रैप है वो पानी को वेपराइजेशन करने में लगेगा, तो वेपर के थ्रू पूरा का पूरा एनर्जी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और हमारा सरफेस यानी कि जो छत जो होगा ना वो पूरा का पूरा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई अब थोड़ा सा आते हैं टूल किट पर। केमिस्ट्री क्या है भाई, मैटर एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारा लॉज के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, है ना। तो बिफोर वी कैन अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड चेंजेस वी नीड टू लर्न हाउ टू मेजर इट। अगर हम लोग को ये समझना है कि आखिर पूरा का पूरा वर्ल्ड कैसे चेंज होता है धीरे धीरे, तो सबसे पहले हम लोग को उसको मेजर करने सीखना पड़ेगा। केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ प्रिसीजन। दिस नोटबुक कंटेन द 3 एसेंशियल टूल सेट्स इवन केमिस्ट मस्ट मास्टर। मेजरमेंट है, ऑब्जर्वेशन है और रूल्स है। केमिस्ट्री में मेजरमेंट, ऑब्जर्वेशन और रूल्स आएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं वेइंग द अनसीएबल एटम। अब बात क्या है भाई कि आखिर कोई भी एटम को कोई वे कैसे करता है, मतलब उसका वजन कैसे करता है, उसको तौलता कौन होगा। वी कांट पुट अ सिंगल एटम ऑन अ स्केल। हम लोग एक छोटा सा एटम को स्केल पर नहीं रख सकते, वो बताएगा ही नहीं कुछ। सो वी मेजर इट रिलेटिवली, वो हम लोग रिलेटिवली मेजर करते हैं। और यहाँ पर हमारा बेंचमार्क काम करता है कार्बन 12, ध्यान में रखिएगा, एटॉमिक मास यहीं से आता है। द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम कंपेयर टू एन एटम ऑफ कार्बन 12। रिलेटिव मास होता है किसके कंपेयर में, कार्बन 12 के। वी एक्सप्रेस दिस इन AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और अब ऑफिशियली इसको यू के फॉर्म में भी लिखा जाता है, यूनिफाइड मास। 1 U is defined as the exactly 1/12 of the mass of 1 carbon atom, है ना। 1/12 of the mass of 1 carbon atom। 1 carbon 12 एटम का जो 1/12वां भाग का मास जो होगा ना वही कहलाता है 1 U। दिस इज इक्वल टू 1.66056 इंटू 10 to the power 24 ग्राम, है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग एक सिंगल को रखकर हम लोग वजन नहीं करते, उसको रिलेटिव में मेजर करते हैं, और वो रिलेटिव का जो बेंचमार्क है, जो बेस है, वो कौन सा है भाई, तो कार्बन 12, कार्बन 12। बात करते हैं नेचर्स वेरिएशंस का। मेनी एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर एज अ मिक्स ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स। अब देखो हम लोग बहुत सारा ऐसा एलिमेंट्स देखते हैं, चाहे पढ़े भी एलिमेंट्स में, कि आइसोटोप्स होता है, जिसका मतलब क्या होता है, सेम नंबर ऑफ प्रोटोन होता है बट डिफरेंट न्यूट्रॉन होता है, यानी कि प्रोटोन सेम होगा, न्यूट्रॉन अलग हो जाएगा, है ना, ये चीज़ होता है। तो उसके बेसिस पर अगर एलिमेंट अगर 1-2 आ जाता है, सेम ही एलिमेंट्स में आ जाता है, तो हम फिर उसका मास कैसे बताएंगे, तो वहाँ यूज होता है एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज मास उसमें लेके चलते हैं। द वेटेड एवरेज मास ऑफ एन एलिमेंट्स आइसोटोप्स टेकिंग इनटू अकाउंट देयर नेचुरल अबंडेंस।
अबंडेंस। जैसे मान लेते हैं एक क्लोरीन मेरा 35 का है, एक क्लोरीन मेरा 37 का है। 35 में 75% अबंडेंट है और 37 में 25% अबंडेंट है, तो यही दोनों का एवरेज निकाल कर आता है। तो क्लोरीन को हम लोग 35.5 मीजर लेकर चलते हैं कि इसका जो एटॉमिक मास जो होगा ना, एवरेज एटॉमिक मास कंसीडर करते हैं जो होगा वो 35.5 होगा। ठीक है, चलो भाई, फ्रॉम एटम्स टू मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो मॉलिकुलर मास आता है। मॉलिकुलर मास करने का मतलब मॉलिक्यूल्स में जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंट वो सब का मास लिख के ऐड करना। द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। जैसे अब मान लेते हैं CH4 है, ये कार्बन, हाइड्रोजन, 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 दैट इज मीथेन। कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ मीथेन। CH4 को अगर करना है तो हम लोग क्या करना है, एक कार्बन एटम है तो उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12.011। ऐसे हम लोग 12 कंसिडर लेके चलते हैं। और 4 हाइड्रोजन है तो 4 इंटू 1 लेके चलते हैं, तो 4 इंटू 1 हो गया, 12 इंटू 12 हो गया, तो 12 हो गया और 4 हो गया, ये 16। तो 16 किसका मॉलिकुलर मास हो गया भाई, तो मीथेन का CH4। ये एग्जैक्ट यहां पर दिया गया है बट हम लोग 16 लेके चलते हैं, है ना। चलिए भाई, अब बात करते हैं थोड़ा सा चेंज के बारे में। तो क्लासीफाइंग चेंज करते हैं। तो पहला फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है, अ चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, शेप, साइज एंड स्टेट। यानी कि शेप में चेंजेस आ सकता है, साइज में चेंजेस आ सकता है और स्टेट में चेंजेस आ सकता है। नो न्यू सब्सटेंसेस इज फॉर्म। कोई नया सब्सटेंसेस नहीं बनेगा, जनरली रिवर्सिबल। कोई नया चीज नहीं बनेगा, वो रिवर्सिबल भी है और प्रॉपर्टी भी लगभग सेम ही होता है। जैसे आइस अगर मेल्ट करेंगे वाटर को जब फ्रीज करेंगे तो फिर आइस बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा फिजिकल चेंज। फिजिकली हम लोग को शो होता है, दिखता है कि हाँ इसमें कुछ चेंजेस आया। केमिकल चेंजेस में क्या होता है, वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। एक नया सब्सटेंसेस ही बन जाता है। द इंटरनल मॉलिक्यूलर कंपोजिशन इज अल्टर्ड। उसका जो इंटरनल मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होता है ना, वो लगभग सेम बोल सकते हैं बट थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आ ही जाता है, वैसा कोई इशू नहीं है। मैग्नीशियम रिबन है, उसको जलाते हैं तो ये क्या बन जाता है, न्यू सब्सटेंसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उसका इंटरनल कंपोजिशन भी लगभग चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए इसका कंपोजिशन कुछ और है, उसका कंपोजिशन पाउडर हो गया, डार्क हो जाएगा, ये वो कलर वलर चेंज हो जाएगा, स्मेल आ जाएगा, तो इसका भी तो कंपोजिशन चेंज हो ही गया, है ना। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन इज अल्टर्ड। अ फील्ड गाइड टू चेंजेस में, जैसे फिजिकल चेंजेस में इवेपोरेशन ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग। केमिकल चेंजेस में देखते हैं तो बर्निंग ऑफ कोल, वुड एंड लीव्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, रस्टिंग ऑफ आयरन, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, फोटोसिंथेसिस। ये सब सारा चीज़ क्या हो गया, केमिकल चेंजेस में हो गया। और ये जो हो गया ये पूरा का पूरा फिजिकल चेंज हो गया। समटाइम इट्स बोथ, कभी कभी दोनों होता है। जैसे अगर कैंडल हम लोग जलाते हैं तो उसमें जो वैक्स मेल्ट हो रहा है दैट इज अ फिजिकल चेंज, लेकिन उसमें जो विक जो जल रहा होता है ना, दैट इज द केमिकल चेंज। तो कभी कभी ये दोनों चीज़ हो जाता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा भी जा सकता है। बात करते हैं लॉज का। द फर्स्ट लॉ ऑफ द लैब, नथिंग इज एवर लॉस्ट। लॉ है नंबर 1, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज लॉस नहीं होता है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और इसको बताने वाले एंटनी लावोजियर थे 1789 में। यानी कि 2 ठो हम कुछ ले लिए, उसको रिएक्शंस कराएं, 100 ग्राम था, रिएक्शंस कराएं तो वो रिएक्शंस करके सेम ही रह गया और हमको वजन भी 100 ग्राम ही मिला। दैट्स हम लोग बोलते हैं कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इन ए केमिकल रिएक्शन, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट होगा उसका मास, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज इक्वल। ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दूसरा रूल है द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या होता है, ऑल्सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसको और कहा जाता है। ये बताने वाले थे जोसेफ प्राउस्ट, फ्रेंच केमिस्ट। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एक्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाई वेट। सेम प्रोपोर्शंस बाई एलिमेंट होगा हमेशा, चाहे वो कहीं से भी मिले, है ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज ऑलवेज मेड अप ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड बाय अ रेशियो ऑफ 3:8 बाई वेट। CO2 हमेशा 3:8 बाई वेट में ही मिलेगा, चाहे वो कहीं से भी हो। चाहे हम लोग सांस छोड़ने के समय में CO2 निकाल रहे हो, चाहे गाड़ी से CO2 निकल रहा हो, चाहे फैक्ट्री से CO2 निकल रहा हो, कोई भी तरीके से निकल रहा हो, हमेशा कार्बन जो होगा 3 पार्ट होगा और ऑक्सीजन जो होगा 8 पार्ट होगा। मास रेशियो 3:8 में ही रहेगा। दैट इज नोन एज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनिट प्रोपोर्शन। ये भी ध्यान में रखना होगा। कॉम्बो रूल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, है ना। मल्टीपल प्रोपोर्शंस कौन दिया था भाई, तो डाल्टन 1803 में, 1803 में। इफ 2 एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, अगर 2 एलिमेंट्स मोर देन एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, द मासेस ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइन विद अ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर। ये स्मॉल होल नंबर का रेशियोज में ही हम लोग लेके चलते हैं उसको। जैसे अगर वाटर है तो यहाँ 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 16 ग्राम ऑक्सीजन है ना। और यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, H2O2 है, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम ऑक्सीजन है, ठीक। तो यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ ऑक्सीजन का जो रेशियो जो हो रहा है ना, वो हमेशा कितना आएगा, 1:2। सिंपलेस्ट रेशियो में ही हम लोग को लेके चलना है, 16:32 नहीं, 1:2 रेशियो में लेने का। कैलकुलेशन बेसिस पर ले सकते हैं बट कैलकुलेशन हमारा आसान यही हो जाएगा और रूल भी यही कह रहा है। द मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम 32 ग्राम दैट कंबाइंस विद अ फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम आर इन सिंपल 16:32 1:2 रेशियो।
ठीक है, 16 ग्राम ऑक्सीजन हो चाहे 32 ग्राम ऑक्सीजन हो, और अगर वो सेम चीज़ से यानी कि 2 ग्राम हाइड्रोजन 2 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है तो हमेशा उसको सिंपलेस्ट फॉर्म 1:2 में ही रहना पड़ेगा, आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये ध्यान में रखना होगा। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये कौन दिया सो, और लॉ में कुछ कुछ जो की टर्म्स जो होता है, जैसे इसमें आ गया मल्टीपल प्रोपोर्शंस के बारे में, जिसको कॉम्बो रूल भी बोलते हैं हम लोग, वो चीज़ है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। हम लोग को बहुत ज़्यादा रिएक्शन का जरूरत होता नहीं है, बट रिएक्शन आ जाता तो सब देखा हुआ ही रहता है, लगता है कि भाई देखा हुआ है। साइंस बहुत आसान होता है अगर आप उसको ना अच्छे तरीके से पढ़ो, और एग्जाम्स के लिए तो क्या, जनरल कॉम्पिटिशन के लिए सबसे आसान काम साइंस का ही एग्जाम होता है। साइंस में आप बहुत जल्दी स्कोर कर सकते हो, और ये बहुत अच्छा स्कोरिंग होता है क्योंकि आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो साइंस से, क्योंकि साइंस पढ़ते आ रहे हो शुरुआत से ही ना, इसलिए 10th में जाके ही आप बदलते होगे। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वैसे भी साइंस लेके पढ़ रहे होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और ये सब चीज़, तो वो उनके लिए भी हो जाता है ना। जो साइंस लेके नहीं पढ़ते हैं, चाहे जो उतने अच्छे तरीके से साइंस नहीं पढ़े, जनरली जैसे होता है ना रूरल एरियाज़ में हो गए हैं, चाहे गाँव वगैरह में जो रह के पढ़ते हैं, तो उनको उस लेवल का पढ़ाई नहीं मिल पाता है। तो उनके लिए हम सिंपल कह सकते हैं कि उनके लिए साइंस आसान होता है, साइंस में स्कोर करना आसान होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं मोल। अब मोल ये क्या होता है ना, एक्चुअली ये है मास्टर की केमिस्ट्री का। बिना इसके तो केमिस्ट्री, खैर केमिस्ट्री का लैंग्वेज एक तरीके से समझ, जैसे फिजिक्स में फिजिक्स का लैंग्वेज देखे थे ना यूनिट्स, उसी तरीके से ये है। द वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मोल्स मीनिंग अ हीप। हीप कहने का मतलब जो होता है ना, एक मतलब भंडार वो, और अ पाइल। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाई विल्हेम ओस्टवॉल्ड अराउंड 1896। 1896 में विल्हेम ओस्टवॉल्ड के थ्रू ये बनाया गया था, बताया गया था। द मोल इज द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट, ये काउंटिंग यूनिट होता है। इट इज़ द एसआई बेस यूनिट ऑफ एन अमाउंट ऑफ केमिकल स्पीसीज। बोले थे ना, ये मोल होता है किसका भाई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है। कल के फिजिक्स के क्लास में भी हम लोग इसको डिस्कस किए हुए हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, मोल होता है ना, ये चीज़ है। तो वही मोल यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। वॉट एग्जैक्टली इज अ मोल, मोल एक्चुअली है क्या। तो मोल को 3 बेसिस पर देखा जाता है, एक बाई वॉल्यूम, एक बाई काउंट और एक बाई मास। तो अगर बाई वॉल्यूम के बेसिस पर देखा जाए तो अमाउंट ऑफ अ गैस दैट ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कोई भी एलिमेंट, कोई भी चीज़ उठा लो, उसका 1 मोल दैट इज अगर वॉल्यूम के बेसिस पर 22.4 लीटर। ठीक है, कोई भी चीज़ उठा लो, उसमें पार्टिकल जो होगा वो 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज और एटम्स और मॉलिक्यूल्स, है ना। अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बोल रहे हैं तो इतना ऑक्सीजन एटम हो गया। 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं तो इतना वाटर मॉलिक्यूल्स हो गया। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन हो गया। फिर उसी तरीके से किसी मॉलिक्यूल्स में ले सकते हैं। ये जो 6.022 इंटू 10⁻23 है, दैट इज द एवोगाड्रो नंबर Na। ये जो हीप जो था ना, बस समझ लीजिए ये 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है, ये किसी भी चीज़ का, चाहे वो एटम हो चाहे वो मॉलिक्यूल्स हो। अगर बाई मास के बेसिस पर देखा जाए, ठीक है, तो ये होता है मॉलिकुलर मास इन ग्राम्स के आधार पर, यानी कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंसेस रिलेटेड टू एटॉमिक और मॉलिकुलर मास। मैंने बोलेंगे 1 मॉलिकुलर मास चाहे मोल मास चाहे मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो गया, इसका जो भी मॉलिकुलर मास होता है। जैसे CH4 का हम बोल रहे थे, तो 1 मोल ऑफ CH4 का मास कितना हो जाएगा भाई, तो 16 ग्राम ऑफ CH4 हो जाएगा। 16 ग्राम हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन था ये। ठीक है, आई होप कि आपको ये मोल एक एलिमेंट्री आइडिया पता चल गया होगा। अगर फॉर्मूला देखते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स वेइंग स्केल पर, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बाय मॉलिकुलर और एटॉमिक वेट। मॉलिकुलर और एटॉमिक वेट हो सकता है ग्राम में ही। नंबर ऑफ मोल्स अगर फाइंड करना है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रो नंबर्स। एंड नंबर ऑफ मोल फाइंड करना है तो हम लोग गैस के फॉर्म में, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एंड 22.4 लीटर। तो ये ध्यान में रखना होगा। नंबर ऑफ मोल्स तीनों में फाइंड करना है, बट आपको ध्यान में रखना क्या होगा कि हम लोग डेनोमिनेटर में क्या दे रहे हैं, डेनोमिनेटर में एक में हो जाता है। अगर वेई के पार्ट पे, वेई के बेसिस पर देख रहे हैं, मास के बेसिस एटॉमिक वेट रखेंगे, मॉलिकुलर मास जिसको बोल सकते हैं। अगर हम लोग काउंटिंग के बेसिस पर देखेंगे तो एवोगाड्रो नंबर रखेंगे, और अगर वॉल्यूम के बेसिस पर देखेंगे तो 22.4 लीटर रखेंगे। दैट इज द नंबर ऑफ मोल, यहाँ से फाइंड हो सकता है। द मोल इज द ब्रिज कनेक्टेड द मास वी कैन वे द नंबर ऑफ एटम्स वी कांट सी। मतलब मोल एक तरीके का ऐसा चीज़ है जिसको हम देख भी नहीं सकते, बट उसके बेसिस पर हम लोग काउंट कर सकते हैं, वॉल्यूम बता सकते हैं, ये वो चीज़ कर सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी कि काउंट करने के लिए हम लोग इतना काउंट करना पड़ेगा हर बार, नहीं। तो इसके लिए ये फॉर्मूला बना है। तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप इसको अगर लिख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ मेरे को नोट्स चाहिए, यस आई वांट नोट्स। तो फिर हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर आपसे कांटेक्ट करके आपको देने का कोशिश करेंगे।
चलिए, ख़त्म हो गया हमारा ये पूरा का पूरा मैटर एंड इट्स स्टेट का कहानी। चैप्टर 1 हमारा यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। रटने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। एक बार 2 बार वीडियो आप देख लीजिएगा ना, आपको दिमाग में छप जाएगा ये चीज़। इतना विजुअल फॉर्म में जो हम बनाए हैं, ये आपके लिए एकदम मतलब क्या बोल सकते हैं, वन स्टॉप सोल्यूशन एक तरीके से हो जाएगा। चलिए, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।